नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मीटिंग लेंगे। आज दोपहर पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग में कोरोना के आंकड़ों को लेकर समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। BF.7 वेरिएंट जिसको लेकर लगातार त्राही मची हुई है और इस बीच कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक। आज दोपहर पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। आगे क्या किया जाना है कोरोना को लेकर, सावधानियां किस तरह की बरती जानी है अलग अलग प्रदेशों में, इस बारे में भी मंथन किया जा सकता है और हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद कई सख्त निर्देश भी सामने आए। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का लोग पालन करते रहें, इस तरह के निर्देश पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए जा चुके हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग लेंगे तो समीक्षा होगी कि आखिर आगे क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं। तो पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग लेंगे। दोपहर में ये हाई लेवल मीटिंग होनी है। कोरोना के आंकड़ों को लेकर समीक्षा और कैसे BF.7 को भारत में फैलने से रोका जाए, इसको लेकर विशेष तौर पर मंथन। BF.7 यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चीन में किस तरह की स्थिति है, ये लगातार आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि कोई आधिकारिक तौर पर चीन की तरफ से भी बयान नहीं, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए साफ है। तो आपको बता दें कि एक तरफ देश विदेश में कोरोना के आंकड़ों से चिंता बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ राजधानी भोपाल की भी कुछ स्थिति नए वेरिएंट को लेकर सरकार अब अलर्ट हो चुकी है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की अब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। कोरोना के नए BF.7 वेरिएंट की दस्तक के बाद से ही ये फैसला लिया गया है। 3 जिलों में अभी 8 एक्टिव मरीज हैं, जिनकी रोकथाम के लिए लगातार अब प्रयास किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। राजधानी रायपुर में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। बुधवार को 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। रायपुर के रहने वाले हैं दोनों मरीज। बुधवार को 1003 सैंपल्स की जांच हुई थी। पॉजिटिविटी दर जिसकी वजह से 0.2% पर पहुंच गई है। तो अब लगातार यही कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी कि इन मामलों को भी रोका जाए, क्योंकि पहले जो आंकड़े सामने आए थे 0% पॉजिटिविटी दर छत्तीसगढ़ में थी। अब कोशिश यही कि उसी स्थिति को दोबारा लाया जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। मध्य प्रदेश में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेंगी, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। हड़ताल उनकी लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग से अब तक बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है। हड़ताल पर कर्मचारियों से पहले 7 दिनों में कोई चर्चा नहीं हुई है। हड़ताल का लंबा चलने के आसार अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि नियमितीकरण की मांग को लेकर अब आर या पार की लड़ाई पर संविदा कर्मी डटे हुए हैं। बाहर किए गए साथी कर्मचारियों को भी फिर से बहाल करने की मांग पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी अडिग। तो आपको बता दें कि आज भी स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा प्रहार, सीधा असर होना है, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का 8वां दिन। हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इस बार आर या पार की लड़ाई होनी है। नियमितीकरण की मांग है। पिछले 7 दिनों से अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चर्चा के लिए, बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की गई है और इस वजह से अब ये माना जा रहा है कि हड़ताल लंबी चलेगी। न सिर्फ नियमितीकरण की मांग, बल्कि बाहर किए गए साथी कर्मचारियों को भी बहाल करने की मांग पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी डटे हुए हैं। हड़ताल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर धरना दे रहे हैं और सीधा असर इसका स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का ये 8वां दिन। स्वास्थ्य विभाग से अब तक बातचीत का दौर नहीं शुरू हुआ है। कर्मचारियों से पहले 7 दिन में कोई चर्चा की पहल नहीं है और इसलिए माना जा रहा है कि हड़ताल अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार आर या पार की लड़ाई के मूड में संविदा स्वास्थ्य कर्मी। लगातार नियमित किए जाने की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी
डटे हुए हैं। बाहर किए गए साथी कर्मचारियों को भी फिर से बहाल करने की मांग उनकी तरफ से की जाने लगी है। लेकिन बड़ी बात यह कि समस्या का समाधान तभी सामने आ पाएगा जब स्वास्थ्य विभाग संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेगा, हड़ताल खत्म करने की अपील करेगा। लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं है और इसलिए माना जा रहा है कि हड़ताल लंबी खिंच सकती है। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, साथ में सुशील कौशिक ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरुण, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं, आज 8वां दिन है। आगे के लिए क्या रणनीति उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए पिछले 7 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में प्रभावित हो रही हैं, लेकिन इन सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाला है कि इनकी जो हड़ताल है वो समाप्त की जाए और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो पटरी से उतर रही हैं उनको पटरी पर लाने का प्रयास किया जाए। कल इन्होंने प्रदेश भर में खून से पत्र लिखे थे मुख्यमंत्री के नाम और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन आज जो कार्यक्रम है इनका, आज शायद थाली बजाने का कार्यक्रम है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मुजाहिद पठान, वो मेरे साथ हैं। जी बताइए, आज क्या आपका कार्यक्रम रहने वाला है? आज हड़ताल का 8वां दिन है। आज हमारा प्रदेश में सरकार 8वां दिन है हड़ताल का, और आज हम इस सोती हुई सरकार को जगाना चाहते हैं ताली और थाली के माध्यम से। जब कोरोना की महामारी के समय में यही फ्रंटलाइन वर्कर थे जिन्होंने अपनी पूरी जान जोखिम में डालकर इस प्रदेश में और इस पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दी थी और अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करी थी। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए और हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी बहाली की जाए। तो क्या आपकी आर पार की लड़ाई है बिल्कुल सरकार से? जी, इस बार हमारी आर पार की लड़ाई है। हर बार हम सरकार के आश्वासनों पे हर बार हड़ताल तोड़ के उड़ जाते हैं। पिछली बार भी 2018 में कैबिनेट की नीति मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बनाई गई थी। उस नीति का भी आज दिनांक तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो चुका है। कई बार हमारा ठीक है, यानी कि आर या पार की लड़ाई इस बार अरुण और इसी बोर्ड में संविदा स्वास्थ्य कर्मी इस बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ताली और थाली बजाकर इस बार विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। सहयोगी सुशील कौशिक भी ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सुशील, कल भी हमने देखा था ये प्रमुख मांगे उन्हीं की तरफ से रखी जा रही थी, लेकिन बड़ी बात यह कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक बातचीत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। सुशील। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसमें पूरे प्रदेश में करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। ग्वालियर जिले की बात करें तो यहाँ से 738 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार 8 दिनों से इनकी हड़ताल चल रही है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई इनसे बातचीत करने के लिए सामने नहीं आया। और यही वजह है कि जब 738 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहेंगे तो व्यवस्थाएं तो जरूर गड़बड़ाएंगी, क्योंकि ग्वालियर जिले के मुरार जिला अस्पताल हो या हजीरा जिला सिविल अस्पताल, डबरा सिविल अस्पताल सहित जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं ग्वालियर जिले के, उनमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि जो जांच और तकनीकी काम इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के जिम्मे रहता है वो प्रभावित हो रहा है। चाहे ब्लड सैंपलिंग की बात करें, सिटी स्कैन की बात करें या अन्य जो जांचें हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावित हो रही है। लोग भी इससे कहीं ना कहीं परेशान तो होते हैं, और यही वजह कि जो लगातार हड़ताल चल रही है, जल्द ही अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो लोगों की परेशानियां इसी तरह से बढ़ती जाएगी। ये मुरार जिला अस्पताल के नज़ारे आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांग है कि उनको नियमित किया जाए, साथ ही जो सरकार शासकीय कर्मचारियों को नियमानुसार सुविधाएं देती है वो भी सुविधाएं दी जाए जी। और 8 दिन उनकी हड़ताल को हो चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्वालियर जिले में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित जरूर हो रही है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। सुशील बने रहेगा हमारे साथ। प्रतीक अवस्थी भी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। प्रतीक, जबलपुर की क्या कुछ स्थिति है, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी, और अब आशंका को लेकर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब पहल की जाए। कब तक ये बातचीत होगी, इसका कोई निश्चित समय नहीं है अभी तक। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, 8वां दिन हो चुका है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का। पहले आपको धरना स्थल का नजारा दिखा दूं।
यहाँ पे अभी से 1 घंटे बाद यानी 11 बजे से लगभग तमाम जितने संविदा कर्मचारी होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और रोजाना की तरह अपना जो अनवरत प्रदर्शन है वो उनका यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल खाली है स्थान, लेकिन कुछ ही देर में भर जाएगा। जिला अस्पताल के बाहर ही टेंट लगाकर तमाम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी धरना दे रहे हैं। मुख्य मांग नियमितीकरण की है और बेशक स्वास्थ्य के जो हालात है उसको लेकर के हमारे साथ एक संविदा कर्मचारी मौजूद भी है। लगातार आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आज 8वां दिन है। क्या लगता है सरकार को कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई बातचीत का प्रयास? बिल्कुल, सरकार को तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा कर्मचारी परेशान क्यों है ना। उनके नियमितीकरण की मांग है, जो सपोर्ट स्टाफ को इन्हें एनएचएम से आउटसोर्स किया है उनकी वापसी की मांग है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार की एक अनदेखी है जो कर्मचारियों की सुन नहीं रही है। अभी आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो कितना प्रभावित हो रहा है काम, कैसे काम चल रहा है? काम तो प्रभावित हो ही रहा है, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी की कमी है उसकी भरपाई नियमित तौर पे जो नियमित कर्मचारी है उससे करा पाना संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, तो कुल 1800 कर्मचारी हैं। जिले की बात करें अगर अवंतिका जौनपुर जिले के 1800 ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो अपने काम से अविरत हैं, दूर हैं, हड़ताल पर हैं। और बेशक जब कोविड के हालात चीन जैसे देश में कहीं न कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो चुकी है, ऐसे में हालात और ना बिगड़े, जल्द सरकार को हस्तक्षेप करे, ऐसी मांग हर ओर से उठ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका प्रतीक इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील और अरुण, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इंतजार है कि अब सरकार की तरफ से कोई पहल की जाए बातचीत के लिए, और इसी वजह से अब चूंकि स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल है लंबी खिंच रही है, माना जा रहा है आगे भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 22 दिसंबर को मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% इक्विटी हिस्सेदारी अधिग्रहित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डील 2850 करोड़ रुपए में हुई है। आपको बता दें कि मेट्रो कैश एंड कैरी मेट्रो इंडिया ब्रांड के तहत कारोबार करती है और मेट्रो इंडिया ने 2003 में देश में अपना कारोबार शुरू किया। ये भारत में कैश एंड कैरी बिजनेस फॉर्मेट पर कारोबार शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। इस समय कंपनी 3500 कर्मचारियों के साथ 21 शहर में 31 लॉज फॉर्मेट स्टोर चलाती है और इस मल्टी चैनल B2B कैश एंड कैरी होलसेलर की भारत में 30 से ज्यादा B2B ग्राहकों तक पहुंच है। उनमें से 10 लाख ग्राहक ऐसे हैं जो इसके स्टोर नेटवर्क और B2B ऐप के जरिए नियमित खरीदारी करते हैं। मेट्रो इंडिया किराना और दूसरे छोटे व्यवसायियों और कारोबारियों को अपनी सेवा प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में कंपनी ने 7700 करोड़ रुपए की बिक्री की है और ये भारत के बाजार में कारोबार शुरू करने के बाद से अब तक की कंपनी की सर्वश्रेष्ठ बिक्री है। अब इस अधिग्रहण के जरिए रिलायंस रिटेल को तमाम दुकानदारों और खुदरा और संस्थागत खरीदारों के एक विस्तृत नेटवर्क तक अपनी पैठ बनाने की सहूलियत मिलेगी। इससे कंपनी अपना एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकेगी और इस अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल के स्टोरों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही कंपनी मेट्रो इंडिया की सप्लाई चेन नेटवर्क और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए अपने ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को और बेहतर सेवाएं दे सकेगी। आपको बता दें कि मेट्रो कैश एंड कैरी के मर्चेंट बैंकर JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने इन कंपनी के कारोबार को वैल्यू करीब $1 अरब आंकी थी। थाईलैंड की सबसे बड़ी कंपनी CP ग्रुप ने भी मेट्रो कैश एंड कैरी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गई थी। CP के पीछे हटने के बाद सिर्फ रिलायंस ही जर्मन कंपनी के भारतीय कारोबार को खरीदने की दौड़ में आगे है। नर्मदा परिक्रमा पर हर साल लाखों की संख्या में भक्त अलग अलग अंदाज में परिक्रमा करते हैं। इस बार एक 4 साल की बच्ची राजेश्वर गिरी महाराष्ट्र से पैदल ही नर्मदा परिक्रमा पर निकली है। सीहोर के नर्मदा घाट से गुजर रही बच्ची का भक्तों ने भव्य स्वागत किया। 12 अक्टूबर से महाराष्ट्र से निकली 4 साल की राजेश्वर गिरी अपनी मां और परिजनों के साथ अब तक 100 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है। बस मैया की कृपा और एक साधना के लिए हम निकले हैं। हम महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर के नज़दीक छोटा सा गांव है हमारा, और उधर जो विठ्ठल भगवान है आप सब जानते होंगे, पांडुरंग भगवान, वारकरी संप्रदाय से हम जुड़े हैं और उधर गुड़िया के माता पिता हम दोनों ही मराठी में कथा और कीर्तन करते हैं, इसलिए और इसके वजह से बचपन से उनको अच्छे से संस्कार मिले हैं। मैया की कृपा, भगवान की कृपा की 2 महीने की थी उससे तब से वो सत्संग में जुड़ी हुई है और मैया की 2 बार से गाड़ी की परिक्रमा हो गई है
और अभी भी उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो खुद चल रही है, मैया चला रही है। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि उनको क्यों लेके आए, हम उनको लेके नहीं आए, वो खुद हमें लेके चल रही है। और बस इतना संदेश देना चाहती है कि मैया की सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि मैया में गंदगी ना करे, स्वच्छता रखे, आपके अंतर मन में जो कुछ विकार है वो निकालो तो मैया सबको दिख जाएगी। अभी इतनी सारी भीड़ है तो उसमें सब मैया दिख रहे हैं, मैया को देख रहे हैं, इसलिए तो सब सम्मान और ये कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ो, लेकिन जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, ये धर्म पथ पे चलो और धर्म से जुड़े रहो और मैया की शरणागति करो। छोटे छोटे बच्चों को भी हम ये सिखा देंगे कि हम क्या नहीं कर सकते, मैया की कृपा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म से जुड़े रहे और मैया की शरणागति करें। धन्यवाद। नर्मदा माता जी, इनकी कितनी उम्र होगी लगभग? इनकी उम्र 4 साल की है जी। धन्यवाद। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।